Very good evening, friends. So let us start with the important cases for limited insolvency examination. अपने को जरा म्यूट कर लीजिएगा जिनका भी ऑन है. ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट केसेस आ गया सर. ओके ओके ओके. तो देखो जी, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट के केसेस आपने बहुत बार पहले भी पढ़े होंगे, सुने होंगे. इनोवेटिव इंडस्ट्रीज बहुत ही पुराना केस है, शायद वन ऑफ द फर्स्ट केसेस है कि नहीं. 2017 का देखो, आपको ईयर से ही आइडिया लग जाएगा कि 2017 का केस है. 2016 दिसंबर में तो आया ही था आईबीसी कोर्ट. है क्या केस? सेक्शन 7 का केस है ये. अब ये केस जो है ये पहले से चल रहा था, आईबीसी आने से पहले. ठीक है. आपको मालूम होगा कि आरबीआई में क्या होता था पहले ना, एक सीडीआर मैकेनिज्म चलता था, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग. मतलब जो पैसे नहीं दे पा रहे बैंकर के, वो क्या कहते थे जी, हमारे डेट को रिस्ट्रक्चर कर दो. ठीक है. ये एक अपने आप में एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी थी. लोग ये सीडीआर का ही काम करते थे कई लोग. ठीक है ना. तो इनोवेटिव इंडस्ट्री जो थी उसको कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसने क्या किया, ये कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए प्रपोजल दिया, जो कि एडमिट हो गया. अब इशू इसमें क्या था? इशू इसमें यह था कि जो महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग, ये महाराष्ट्र की कंपनी थी इनोवेटिव इंडस्ट्रीज. तो महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र में ना एक महाराष्ट्र स्टेट रिलीफ अंडरटेकिंग्स एक्ट है, एमआरयू एक्ट. वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि भाई अगर कोई कंपनी सिक हो जाती है, बेसिकली वो लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन है. उसमें क्या होता है भाई, अगर एक कंपनी सिक हो गई तो क्या होगा भाई, बेरोजगारी फैल जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी तो एम्प्लॉय बेरोजगार हो जाएंगे. तो उसमें ये कहते हैं महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट, भाई अगर कोई कंपनी सिक है तो उसकी कुछ पीरियड के लिए उसको मॉरिटोरियम मिल जाएगा. ठीक है. ताकि उस पर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े. ठीक है. जैसे कि एक बीमार आदमी होता है, तो बीमार आदमी को काम तो नहीं करने देते ना, इसी तरह से. तो इसमें क्या हुआ, जो एमआरयू एक्ट है, महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट, इज प्रोवाइडेड फॉर रिलीफ फ्रॉम एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन लाइबिलिटीज. अब बाद में आ गया आईबीसी. अब क्वेश्चन ये उठा भाई, इन्होंने कुछ लोगों की पेमेंट नहीं करी, इनोवेटिव इंडस्ट्री ने. इन्होंने कहा जी हमारे पे तो ये एमआरयू लगता है, महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट, जिसमें हमारे को तो मोरेटोरियम मिला हुआ. ठीक है ना. अब आईबीसी में भी ये नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है, और उस जो महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट था उसमें भी नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज थी. नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज क्या होती है आप सबको मालूम ही है. कोई भी एक्ट हो उसमें ये लिखा होता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर एक्ट. ठीक है. भाई दूसरे किसी एक्ट में कुछ भी लिखा हो, ये वाला प्रोविजन चलेगा. ठीक है. और ये ऑलमोस्ट हर एक एक्ट में मिल जाएगी, इनकम टैक्स में भी मिलती है, दूसरे एक्ट में मिलती है. ऐसे ही क्लॉज महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट में थी, जो कि एक स्टेट लेजिस्लेशन है. अब ये आ गया सेंट्रल लेजिस्लेशन, आईबीसी. आईबीसी में भी नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है, सेक्शन 238 हमने पढ़ाई हुआ. तो बात ये आ गई, इशू ये हुआ कि भाई ये जो नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज जो महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट वाली वो चलेगी या आईबीसी की चलेगी, कौन सी क्लॉज प्रिवेल करेगी? तो इन्होंने कहा भाई महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट वाली क्लॉज नहीं चलेगी. जब इसने डिफॉल्ट कर दिया, इसने कहा जी मेरे पे तो महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट लगता है, और महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट पढ़ लो, उसमें मॉरिटोरियम दिया हुआ, तो मैंने इसलिए पेमेंट नहीं करी. ठीक है. ये चले गए, आईसीआईसी बैंक चले गए सेक्शन 7 में. ठीक है ना. तो इन्होंने सेक्शन 7 की एप्लीकेशन फाइल कर दी आईबीसी में. तो अल्टीमेटली केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आईबीसी विल प्रिवेल. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमारे सिलेबस में है. कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता है कि 3 तरह की लिस्ट है. एक तो यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, और एक है कंकरेंट लिस्ट. ठीक है. यूनियन लिस्ट में तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाती है, और कंकरेंट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें दोनों लॉ बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है. कई बार क्वेश्चन आ जाता है जब स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ में कहीं रिपग्नेंसी हो, तो उसमें यह आ जाता है कि भाई कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा. तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई जो सेंटर वाला लॉ है वो प्रिवेल करेगा. ठीक है. एक ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई जो लेटर लेजिस्लेशन है वो प्रिवेल करेगा, क्योंकि जब लेटर लेजिस्लेशन बनाती है
कोई भी लेजिस्लेचर, तो वो पुराने लेजिस्लेचर को ध्यान में रखती है, ऐसा एज्यूम किया जाता है। ठीक है। और अगर सेम सब्जेक्ट पे स्टेट ने भी लॉ बना रखा है और सेंटर ने भी लॉ बना रखा है, तो सेंटर वाला लॉ प्रिवेल करता है। अगर स्टेट लॉ में उन्होंने प्रेसिडेंट से अप्रूवल ले रखी है, गवर्नर से अप्रूवल ले रखी है, तो उस स्टेट में कई बार ऐसा भी होता है कि उस स्टेट में वो पर्टिकुलर लॉ ओवरराइड करता है। ठीक है। जैसे बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ अलग रूल्स भी हैं, कुछ केसेस में जो सेंट्रल लॉ से भी ऊपर जाते हैं। ठीक है, सीआरपीसी वगैरह में। अब ये जो आईबीसी है, ये हमारा कवर्ड है अंडर एंट्री 9 लिस्ट 3 ऑफ द 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और ये महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट जो है, ये 1958 का एक्ट है, ये एंट्री 23 में है, लिस्ट 3 में है, 7th शेड्यूल। ठीक है। 3 तरह की लिस्ट होती हैं। केस इतना ही सही है, केस जो मैंने आपको बताया इतना ही है। बेसिक इसमें बात ये थी कि इन्होंने पेमेंट नहीं करी, इनोवेटिव इंडस्ट्रीज ने आईसीआईसीआई बैंक को। किस ग्राउंड पे? कि भाई हमारे पे तो महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट लगता है, वहां पर मॉरिटोरियम एप्लीकेबल है। ये चले गए सेक्शन अपना आईबीसी में, सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लगा दी। तो अल्टीमेटली घूमता घूमता ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आईबीसी जो है वो लेटर लेजिस्लेशन है, आईबीसी सेंट्रल लेजिस्लेशन है, तो ये प्रिवेल करेगा। महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट वो जो है स्टेट एक्ट है। ठीक है। 3 तरह की लिस्ट होती हैं। ये सारी चीजें एक्ट में लिखी हुई हैं, मैंने अपने आप से नहीं लिखी हैं। ये सब बातें, ये जितना भी लिखा हुआ है यहाँ मटेरियल, ये सारा आपका केस लॉ के अंदर दिया हुआ है। ठीक है। और शायद मिस्टर नरीमन की जजमेंट थी इस पे। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के केसेस पढ़े, मैं तो आपको कहूंगा कि आप कम से कम 2 या 3 केस पूरे पढ़ लेना। जब आप 2 या 3 के बाद चौथा केस पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि रेपिटेशन है। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो शुरू से शुरू हो जाते हैं। मतलब बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी क्या कहती थी, उसके बाद में ये जो है फिर एक्ट आया, उसमें क्या अमेंडमेंट हुई, ये सारी बातें वो पूरे के पूरे सेक्शंस को भी रिप्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है। तो इसमें ये कहा कि भाई 3 लिस्टें होती हैं। ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है। और एप्लीकेशन जो है सेक्शन 7 की कब हो सकती है, चाहे डिस्प्यूटेड हो या अनडिस्प्यूटेड हो। ठीक है ना, ये हमें मालूम ही है। ये सब बातें इसमें डिस्कस की गई हैं इसी केस लॉ में। और जब एक आईआरपी अपॉइंट हो जाता है तो और मॉरिटोरियम लग जाता है, तो डायरेक्टर्स जो है वो दे आर नो लॉन्गर इन मैनेजमेंट। और इस केस में क्या हुआ, इन्होंने अपील कर दी डायरेक्टर्स ने। तो इन्होंने कहा चलो भाई ये फर्स्ट केस है, तो हम जो है इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। बट नॉर्मली ये है कि डायरेक्टर्स जो है वो मैनेजमेंट में नहीं होते, तो वो अपील फाइल नहीं कर सकते एनसीएलटी में या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। उनके पास कोई वोटिंग राइट भी नहीं होता सीओसी में। ठीक है। और आईबीसी जो हमारा लॉ है, ये भी बात इसी केस लॉ में की गई है कि आईबीसी जो है हमारा वो यूके लॉ पर बेस्ड है। यूके लॉ क्या कहता है, उन्होंने सारे लॉ एक्सप्लेन किए कि भाई यूएस लॉ क्या कहता है। यूएस लॉ ये कहता है चाहे डिफॉल्ट हो जाए, डिफॉल्ट के बाद भी जो मैनेजमेंट है वही वही ड्राइवर सीट में रहती है। ठीक है। जैसा हमारे यहाँ भी था, पहले भी तो ऐसा ही था ना। इंडिया में भी तो आईबीसी आने से पहले क्या था, भाई कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया तो भी आप कंपनी को ही घसीट सकते थे ना, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट तो नहीं हिलता था ना, जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर बने रहते थे। ठीक है। यूके लॉ में क्या है, यूके लॉ में यह है कि अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया तो क्रेडिटर्स टेक चार्ज, क्रेडिटर्स आर इन कंट्रोल। ठीक है। वही हमारा आईबीसी भी यही कहता है कि भाई ये जो मैनेजमेंट है ये कोई सॉवरेन चीज नहीं है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। ठीक है ना, तो दे कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड। भाई अगर वो डिफॉल्ट कर रहे हैं तो वाई शुड दे एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है ना, तो उनको नीचे उतारो, क्रेडिटर्स को लेट क्रेडिटर्स बी इन कंट्रोल। अब और इसमें बात की गई कि एनसीएलटी जो है इट हैज टू इन्फॉर्म अबाउट द रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन सबमिटेड बिफोर इट अंडर सेक्शन 7। ठीक है। तो अब जैसे हमें मालूम है कि सेक्शन 7 की एप्लीकेशन के लिए आपको कॉर्पोरेट डेटर से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जो एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स है उसमें ये गया है कि भाई आप उसको भी एक कॉपी दोगे। ठीक है। कॉर्पोरेट का एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स हमने पढ़े हैं। ठीक है ना, वो एक बार मैं निकाल दूं क्या, वो भी रेगुलेशंस, उसको भी साथ में देख लेते हैं। हम्म,
तो ये केस लॉज हम अच्छा पीडीएफ उसमें से देख रहे हैं ना, ये बुक आशीष मखीजा वाले बुक में से तो नहीं है ना पढ़ रहे? ना ना ये तो हमारे वो साइट पे डाल रखी है, अच्छा ये अच्छा, पीपीटी है। मैं वही डाउनलोड कर लेता हूँ, उसी उससे ही करता हूँ फिर मैं। एक्चुअली मैंने सोचा तो था कुछ और भी इस पे बनाऊंगा, लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो इसीलिए मैं कहा चलो यहीं से पढ़ा देता हूँ। नहीं नहीं, बड़ा लूसिड फॉर्म में बड़ा ऐसा समझा रहे हैं, दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी केस को। हाँ, ना 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 मैं तो बहुत बार पढ़ लिए ना, तो मुझे तो याद है। हाँ, इसी में ही थे वो। क्या हाँ, ये कहते आ हैं? गया ना, एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ना। तो इसमें जो है ना, आप एप्लीकेशन बाई, ये देखो, इसके साथ मिला के पढ़ना है इसको। एप्लीकेशन बाई, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर था आईसीआईसी बैंक, तो ये कहता है कि भाई सेक्शन 7 में एप्लीकेशन जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर लगा सकता है। ठीक है। और ये तीसरा पॉइंट पढ़ो इसका रेगुलेशन का, द एप्लीकेंट shall serve a copy of the application to the registered office of the corporate debtor and to the board by registered post or speed post or by hand or by electronic means before filing with the adjudicating authority। ठीक है। तो एप्लीकेंट जो है ये कॉपी देगा, लेकिन ये सारे रेगुलेशन जो है ना, ये हुआ क्या कि ये पहले नहीं आए हुए थे। अब आप ये देखो कि आए कब है, इनमें भी बार बार अमेंडमेंट होती रहती है। ये जो नजर आता है ना, जैसे मान लो आपको ये 16 का नजर आ रहा है, तो 16 के बाद भी इनमें अमेंडमेंट होती रहती है। तो इसमें कहता है एप्लीकेंट जो है वो कॉपी देगा इसको। लेकिन बात, मेरा पॉइंट क्या था, मेरे कहने का मतलब ये था, ये अब ये वाली पीपीटी नजर आ रही जो पुराने वाली थी या नहीं? नहीं सर, अभी पीपीटी सर तो वो वही चल रही नजर। है, केस लॉ वो वाली मेरे को चल रही है। लगता है कि वो मल्टीपल शेयरिंग शायद, कोई चलो बात नहीं, हाँ। नो नहीं, इशू। एक मिनट इसको ना स्टॉप शेयर करके मैं दूसरी वाली कर दूं। मैं इसलिए पूछ लेता हूँ, कई बार ना बताते नहीं, बाद में बताते जी चल नहीं रही, अब चल रही होगी मेरे हिसाब से, है ना? अब आ रही है ना ये जो पुराने वाली अभी भी पीपीटी? केस लॉ वाली आ रही है सर, अभी वही जो केस लॉ वाली आपकी पीपीटी है वही। हाँ, केस लॉ वाली वही चाहिए, वही चाहिए, हाँ, वही। हाँ, मैंने हाँ जी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स वाली बंद कर दी पीपीटी, ठीक ठीक है है ना? सर, ठीक। तो अब इसमें क्या है, मेन आपको सब मालूम ही है। देखो, इस बार हमने कोड भी और रेगुलेशंस भी बड़े ध्यान से पढ़े हैं, बड़ी डिटेल में पढ़े हैं। उनमें क्या कहते हैं, उसमें ये कहता है भाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कोई मतलब नहीं है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या देखना है, सेक्शन 7 की एप्लीकेशन है प्रॉपर कि नहीं, डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ, और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है कि नहीं, बस वो एडमिट कर लेगी। उसको नोटिस दिया नहीं दिया, क्या किया क्या नहीं किया, कोई जरूरी नहीं। इवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना भी जरूरी नहीं है। कई बार होता क्या है, भाई आपके पैसे नहीं मिल रहे, डायरेक्टर पड़े है जेल में, नोटिस किसको देगा? ऑफिस उसका बंद है, रजिस्टर्ड ऑफिस। तो ये थोड़ी कि एप्लीकेशन एडमिट नहीं होती, एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है। ठीक है। अब इसमें बात यह है कि एनसीएलटी हैज टू इन्फॉर्म अबाउट द रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन सबमिटेड बिफोर इट अंडर सेक्शन 7। किसको बताना है? कॉर्पोरेट डेटर को बताना है, फाइनेंशियल क्रेडिटर को बताना है, ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो बात यह है कि रिजेक्शन के बारे में बताना है। देखो, दो बातें हैं, एक तो एडमिशन के बारे में बताना है कि नहीं बताना, एक है रिजेक्शन के बारे में बताना है। तो रिजेक्शन तो बताएंगे नेचुरली, ठीक है। रिजेक्शन से पहले उसको टाइम भी देंगे कि भाई 7 दिन में हम ये एप्लीकेशन रिजेक्ट करना चाहते हैं, आप अगर इसमें कोई इसमें ये कमी है दूर करना चाहो तो कर दो। ठीक है। तो दो स्टेजेस हैं कि एनसीएलटी को, ये एनसीएलटी की बात कर रहा है कि बताना कब कब है। एडमिशन के टाइम पे बताना है, कोई जरूरी नहीं है, एप्लीकेंट ने बताना है, इसने नहीं बताना, एनसीएलटी ने। एनसीएलटी नहीं बताएगा कंपनी को जाके तुम्हारे अगेंस्ट में एप्लीकेशन लगी है ना। अगर वो चाहेगा तो बुला सकता है उसको, लेकिन नहीं चाहेगा तो, अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो को बुलाना जरूरी नहीं है। ये मेरे कहने का भाव है, सेक्शन 7 में ऐसा लिखा है। ठीक है। और जो असाइनमेंट है ऑफ ऑपरेशनल डेट टू फाइनेंशियल क्रेडिटर, अब अगर मान लो कि भाई कोई ऑपरेशनल डेट है, ठीक है, उसको किसी ने फाइनेंशियल क्रेडिटर को दे दिया, उससे उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होता। बिल्कुल ठीक। ठीक है। वो ऑपरेशनल डेट ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो बैंकर को असाइन कर दे तो वो फाइनेंशियल डेट हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है। ये सारी बातें इस केस में दे रखी है। ठीक है। और आईआरपी जो है, आईआरपी आस्क द बैंक ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर टू इफेक्ट सर्टेन डेबिट्स विदाउट अप्रूवल ऑफ सीओसी। तो क्या आईआरपी बैंक को कह सकता है
टू इफेक्ट सर्टेन डेट्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ सीओसी नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि चाहे ये कोई सीओसी की जो फर्स्ट मीटिंग है उसमें भी कोई जरूरी नहीं कि आईआरपी को आरपी बना दे, उसमें लिखा है फर्स्ट मीटिंग में मे वर्ड यूज किया, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वहां नजर आएगा वर्ड मे है, शेल नहीं है। तो पहली मीटिंग में भी जरूरी नहीं कि आईआरपी को आईआरपी कन्वर्ट करें, हो सकता है वो आईआरपी ही बना रहे, सेकंड मीटिंग में करें, थर्ड मीटिंग में करें, ठीक है। तो बात यह है कि क्रेडिट्स के लिए तो अलाउड है। जैसे आप आईआरपी बन गए, आप सबसे पहला काम क्या करते हो, आप सबसे पहले बैंकर को इन्फॉर्म करते हो। बैंकर को इन्फॉर्म कैसे करोगे, बैंक की सारी वेबसाइटें हैं, वेबसाइटों में उनके ईमेल आईडी दे रखे हैं, आप उनको ईमेल डालते हो, लो जी हम ये कोर्ट के ऑफिसर अपॉइंट हो गए हैं, हम इस केस में आईआरपी अपॉइंट हो गए, आप इसमें क्रेडिट तो आने देना इनके बैंक अकाउंट में, बाकी डेबिट हमारी मर्जी के बिना मत करना, ठीक है। ये पार्ट्स के ऊपर भी सवाल पूछ लेता है, इस केस लॉ के अंदर ही दे रखा है कि फॉर्म 1 जो है उसके पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये है, पार्ट 3 ये है। वो कहते पूछता है एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट कौन से में है। ये कल मैं पहले भी बताया आपको, सारे आपको ना फॉर्म्स इकट्ठे रख लेने हैं, एक बारी आप सबको अलट पलट के देखो, अपने नोट्स बनाओ। उसमें क्या करना है आपको, जैसे पार्ट 1 में नॉर्मली पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेंट रहते हैं, अब सेक्शन 7 की एप्लीकेशन कौन लगाएगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर लगाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले पार्ट में क्या आएगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर के ही आएंगे, ठीक है ना। जो दूसरा पार्ट होता है उसमें दूसरी पार्टी के आते हैं नॉर्मली, जो अपोजिट पार्टी होती है, ये मैं यहां से देख रहा हूं, ये फॉर्म 1 है, ठीक है, हो सकता है आपको ना नजर आ रहा हो, मैं यहां से देख रहा हूं। तो पार्ट 1 में क्या है, एप्लीकेंट के पर्टिकुलर्स है, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है कि हो सकता है आपके 4 क्रेडिटर मिल के एप्लीकेशन लगा रहे हैं, अगर 4 लगा रहे हैं तो चारों के पर्टिकुलर्स आएंगे, इतनी इतनी, मतलब वो डिटेल में पूछ रहा है आजकल, वो ऐसा पूछ रहा है आपसे कि बंदा ये पढ़ के तो नहीं आया होगा यार, ये चीज पूछते हैं इससे, तो आपको भी उसी लेवल की तैयारी करनी है। तो पार्ट 1 में पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेंट है और ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर के पर्टिकुलर्स है, इसका मतलब अगर 4 है तो चारों के जाएंगे। पार्ट 2 में पर्टिकुलर्स है कॉर्पोरेट डेटर की, जो कंपनी है, क्योंकि सेक्शन 7 वाली एप्लीकेशन लगेगी किसके अगेंस्ट में, कंपनी के अगेंस्ट में लगेगी, ठीक है। फिर पार्ट 3 में रहते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रपोज्ड आईआरपी, जो आईआरपी है उसके पर्टिकुलर्स रहते हैं। और पार्ट 4 में रहते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ फाइनेंशियल डेट। और फिर पार्ट 5 में रहते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ फाइनेंशियल डेट, इसमें डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट वगैरह रहता है। तो इस तरह से ये फॉर्म पूरा कंप्लीट होता है हमारा। हमें क्या करना है, जैसे ये केस लॉ पढ़ना है, इसके साथ ही में फॉर्म भी निकाल लेना है, एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स भी निकाल लेने हैं, है ना, क्योंकि हमने आपको कोड भी बड़े ढंग से पढ़ा दिया इस बार, और रेगुलेशंस भी, 1-2 रेगुलेशन बाकी हैं, वो कल चटवानी जी जो है केस स्टडीज पर क्लास लेंगे, तो उसमें वो करवाएंगे। उसमें जो है ना ये ग्रीवांस हैंडलिंग मैकेनिज्म, और जो इसका आईपी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उस पर कल केस स्टडी डिस्कस होगी। अब बात आती है रिपग्नेंसी की। भाई रिपग्नेंसी क्या है, रिपग्नेंसी बेसिकली इनकंसिस्टेंसी की बात करता है, क्योंकि इस केस में ये रिपग्नेंसी वाला इशू भी डिटेल में डिस्कस किया गया कि भाई जब स्टेट लॉ और जो सेंट्रल लॉ है उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी सबसे पहले तो हम ये कोशिश करते हैं कि दोनों प्रिवेल हो जाए, ठीक है। ऐसा करते हैं, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में। तो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहता है, भाई ऐसा कुछ रास्ता निकालो कि दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हो जाए, स्टेट लॉ भी चलता रहे और सेंट्रल लॉ भी चलता रहे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि भाई एक को झुकना ही पड़ेगा, ठीक है, वन हैज टू गिव वे टू द अदर्स, तो फिर उस केस में जो सुप्रीमेसी रहती है सेंट्रल लेजिस्लेशन की, एक्सेप्ट इन स्पेशल जो एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस मैंने आपको बता दिए कि कई बार क्या होता है कि जो स्टेट वाले हैं ना, स्टेट वाले अलग से अप्रूवल लेते हैं, उस केस में प्रेसिडेंट की अप्रूवल होती है। जैसे आप पढ़ोगे, जैसे सीआरपीसी है, तो सीआरपीसी के अलग प्रोविजन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो ये सारा आप पढ़ लेना, इसमें इतना ही है, केस लॉ तो यही है ये, ठीक है। मैं आपको आज समरी फॉर्म में पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के केसेस करवा दूंगा, ठीक है, डिटेल में आप पढ़ लेना। और इस पे पुराने हमारे वीडियो लेक्चर्स भी हैं, और मैं आपको ना ये 2 तरह से करवाऊंगा। हाँ क्या कह रहे थे चुक साहब? ये पीपीटी आपके अभी पिछले दिन डाली है, साइट से डाउनलोड कर लें ये वाली? मैं तो साइट पे है, साइट पे है, हाँ ठीक है सर।
साइट पे है, ये पीपीटी है आपके पास, ये 263 पेजेस की पीपीटी है। ठीक है सर। हाँ मैं एक्चुअली बुक से देख रहा था तो वो फिर एकदम बेटर रहता है कि डायरेक्टली जो आप पढ़ा रहे हो वही हाथ में हो चीज तो बेटर है। हाँ, तो आप साथ के साथ वो चला सकते हो ना, अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो लैपटॉप पे वो वाला खोल लो आप, तो हो जाएगा। मोबिलॉक्स इनोवेशन, मोबिलॉक्स में क्या था, मोबिलॉक्स में ये सेक्शन 9 का केस है, ऑपरेशनल क्रिएटर का। ठीक है, इसमें क्या बोला, इसमें बोला ये कि आपको मालूम है कि स्टार टीवी पे एक प्रोग्राम आता था नच बलिए। तो अब ये जो प्रोग्राम जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है कि ये पोलिंग वगैरह चलती है, ठीक है ना भाई, इस स्टार को कितने मार्क्स दे रहे हो, ये जो आर्टिस्ट है इसको कितने नंबर दे रहे हो, इस तरह से, है ना, मोबाइल पे पोलिंग चलती है। तो इसके लिए अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये था किसके पास, मोबिलॉक्स के पास। ठीक है, अब मोबिलॉक्स ने ये जो सॉफ्टवेयर वाला काम था कि भाई ये पोलिंग वगैरह वाला काम, ये इनको दे दिया किरूसा को कि भाई आप ये चीज हैंडल कर लो, लेकिन उनके साथ एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर लिया कि भाई ये आप बात जो है किसी को बताओगे नहीं कि आप इनके लिए काम करते हो, क्योंकि क्या होता है कि जो मेन क्लाइंट होता है वो उसका ही, मोबिलॉक्स वाले का ही है, तो मोबिलॉक्स अपना नाम ही आगे रखना चाहेगा। ठीक है ना, जैसे हम मान लो किसी का ऑडिट करते हैं, ठीक है ना, हमने किसी आगे पकड़ लिया किसी को, यार तुम कर दो ऑडिट, पर हम अब वो तो अपना नाम नहीं बताता ना जा करके, वो नाम तो हमारा ही चलता है। इसी तरह से तो मोबिलॉक्स ने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया किरूसा के साथ कि भाई ऐसा तुम अपना ये चीज कहीं बताओगे नहीं, लेकिन इसने क्या किया, इसने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया किरूसा वाले ने कि भाई हम ये स्टार टीवी के लिए काम कर रहे हैं। तो अब बात ये आ गई, इसकी कुछ पेमेंट्स ड्यू थी, जब पेमेंट इसने मांगी तो इन्होंने कह दिया भैया ऐसे है, आपने तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का वायलेशन किया है, पेमेंट तो तुम्हारे को देंगे नहीं हम, और ये बात हमने आपको बता भी दी थी ईमेल पे। अब इसमें क्या क्वेश्चन उठा, इसमें क्वेश्चन ये उठा कि भाई ये तो हमें मालूम है कि सेक्शन 9 वाली एप्लीकेशन एडमिट नहीं हो सकती अगर डिस्प्यूट हो, ठीक है, लेकिन इसमें क्या था कि कोई सूट फाइल नहीं किया हुआ था, कोई इन दोनों के बीच में ना तो कोई सूट फाइल था ना कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही थी। तो क्वेश्चन ये उठा कि भाई डिस्प्यूट कब माना जाएगा, डिस्प्यूट का मतलब ये है कि क्या कोई जरूरी केस ही होना चाहिए, या कोई जरूरी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग ही होनी चाहिए, या उसके बिना भी आप डिस्प्यूट मान सकते हो। तो इसमें यह कहा गया कि भाई उसके बिना भी डिस्प्यूट हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने केस ही फाइल किया हो किसी के अगेंस्ट में। ठीक है, अब एक बात इसमें, एक दो चार चीजें मैंने भी ऑब्जर्व की इसमें, एक तो ये है कि भाई जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट था ना वो बैक डेटेड था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई ध्यान उसमें नहीं दिया। इसकी डेट इफेक्टिव थी 1 नवंबर से, जैसे कि हमें मालूम हो कई बार हम क्या होता है, रेंट एग्रीमेंट होता है जैसे, तो रेंट एग्रीमेंट में मान लो किराएदार हमारा पहले से रह रहा है 6 महीने से, हम बाद में कह देते हैं ठीक है ना कि भाई ही इज इनटू टेनेंसी विद मी, लेकिन ये नाउ वी वांट टू रिड्यूस द टर्म्स टू राइटिंग, ठीक है ना, ऐसे पार्टनरशिप डीड में भी होता है कि भाई वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर द पास्ट 5 years बट नाउ वी वांट टू रिड्यूस द टर्म्स टू राइटिंग, ठीक है ना। तो इसी प्ली पर ये इसकी इफेक्टिव डेट जो थी वो 1 नवंबर से थी, लेकिन जो डेट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट थी वो 26 दिसंबर थी। ठीक है, तो इससे तो ऐसा लगता है कि जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है इट कुड बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम अ डेट प्रायर टू द डेट ऑफ इट्स एक्सिक्यूशन। अब बात ये आ गई कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट आप कैसे मानोगे, वो ये कहता है कि सेक्शन 282A अगर आप पढ़े तो सेक्शन 82A में ये कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिस्प्यूट इफ एनी, ठीक है, एंड रिकॉर्ड ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग फाइल्ड। अब उन्होंने कहा भाई इसमें तो वर्ड एंड लिखा है, इसने क्या लिखा है भाई, सेक्शन 82A अगर आप पढ़े तो सेक्शन 82A में लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिस्प्यूट इफ एनी एंड रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा इसमें तो एंड लिखा है, इसका मतलब डिस्प्यूट भी होना चाहिए और रिकॉर्ड भी होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इस एंड को आप और पढ़ो, ठीक है, चाहे डिस्प्यूट हो या रिकॉर्ड ऑफ पेंडेंसी हो, मतलब इसका मतलब कोई सूट होना जरूरी नहीं है, कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होना जरूरी नहीं है, तो इट मस्ट बी रेड एज एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट और रिकॉर्ड ऑफ द पेंडेंसी। उन्होंने कहा कि इसको आप डिसजंक्टिवली पढ़ो, इसको ऐसे मत पढ़ोगे ये दोनों चीजें होना जरूरी है कि भाई डिस्प्यूट भी होगा और रिकॉर्ड भी होगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा इसको आप डिसजंक्टिवली पढ़ो और इस एंड को आप और मान के पढ़ो, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम होगा बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एंड को हम
और पढ़ते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में भी आता है। इनकम टैक्स एक्ट में भी जैसे कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन में भी कई बार आता ना, जैसे कि भाई एक मकान है, एक से ज्यादा मकान है, ये भी कंफ्यूजन था, अब उन्होंने 2 मकान अलाउ कर दिए, ठीक है ना। तो वो वहां पर भी एड और वाला पंगा था। कई हाउस रेंट में कई बार ये चक्कर होता है, एड और वाली सिचुएशन बहुत जगह पर आती है। तो नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग यही है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में भी कि भाई एंड को जो है और भी आप पढ़ सकते हो। तो अब बात यह है, इन्होंने कहा कि भाई डिस्प्यूट देखो ऐसे है, चाहे ईमेल पर ही आपने एक्सचेंज किया हो, ईमेल का प्रूफ दिखा देगा तो वो भी डिस्प्यूट माना जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप कोई सूट ही फाइल करो। और वो ये इसमें ये भी कहा गया कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि डिस्प्यूट हो लेकिन सूट फाइल करने का टाइम ही ना मिला हो, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा भाई इस केस में कोई जरूरी नहीं है कि आपका सूट फाइल है। तो डेफिनेशन ऑफ डिस्प्यूट जो है ये इनक्लूसिव डेफिनेशन है, ये कोई डिस्प्यूट इंक्लूड्स है, ठीक है। अगर हम अपनी सेक्शन वाइज पीपीटी देखें, आपके पास वो सेक्शन वाइज पीपीटी भी होगी, मैं यहां से देख लेता हूं। ये सेक्शन वाइज कवरेज है। इसको स्टॉप शेयर करके ना मैं नई शेयर कर दूं। ये वाली अब मेरी ये प्रेजेंटेशन नजर आ रही होगी, जो सबसे पहले वाली प्रेजेंटेशन है सेक्शन वाइज कवरेज वाली, ठीक है। यार ये सब आ रही है ना, हाँ। हाँ जी। तो अब इसमें आप ये देखो कि डिस्प्यूट जो है वो है क्या। यहां पर मैंने वो डिस्प्यूट को बताया हुआ है। क्योंकि आप जब चीजों को मिला मिला के पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी, और ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ये अब आप देखो डेफिनेशन ऑफ डिस्प्यूट, ये मैंने वहां पढ़ाया था आपको। डिस्प्यूट इंक्लूड्स सेक्शन 5 सब सेक्शन 6 में, जैसे जब ये बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी की रिपोर्ट आई थी ना, उसमें वर्ड था मींस, वहां पर डिस्प्यूट मींस लिखा हुआ था। आप बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी भी हमारे रिपोर्ट भी हमारे सिलेबस में है, अगर आप वहां से पढ़ोगे तो वहां पर वर्ड मींस लिखा है, और बाद में ये चेंज कर दिया इसको इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है कि इसके अलावा और चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ डिस्प्यूट इज एन इंक्लूसिव वन, ठीक है, ये यहां से चीज आ रही है। और आप इसको देखना, बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी की रिपोर्ट भी देखना, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि वहां पर ये मींस लिखा है। दोबारा वहीं पे चलते हैं। ये नहीं थी, हाँ, ये- इसको स्टॉप शेयर करके ये भी नहीं, regulations। I will just resume, so somebody has come. अपडेटेड वीडियो लिंक्स, ये थी केस लॉ। ये क्या होता है बार बार ना भाई, अगर हम इसको चेंज करते हैं ना तो वो फिर इसमें गड़बड़ हो जाती है। ये यहाँ पर था, ठीक है, अब नजर आ रहा होगा आपको। मैं आपको एक दो में ही ऐसा करके बता पाऊंगा, बाकी तो आप अपने आप से देखना। मतलब आपको करना क्या है, आपको दोनों तीनों पीपीटी खोल के बैठना है, ठीक है ना। आप जब ये वाला केस लॉ करोगे तो आपको क्यों कोड भी साथ में रखना है, आपको रेगुलेशंस भी साथ में रखने हैं, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। आपको बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स रिपोर्ट भी आपके साथ में होनी चाहिए। अच्छा जी, अगला ये यहाँ पर था, ये नजर आ रही ना पीपीटी मेरी, आ रही हाँ होगी जी मेरे सर। साथ, है ना। हाँ, तो अब ये कहता है कि भाई ये जो है परसुएंट टू प्रोमलगेशन ऑफ आईबीसी, जो सेक्शन
255 है सेक्शन, अब ये जो लास्ट वाले सेक्शन है शायद 255 245 ऑनवर्ड्स हैं, तो ये जो सारे सेक्शन है ये क्या है, बेसिकली अमेंडमेंट्स टू वेरियस एक्ट्स हैं। तो जो 255 है हमारा, इसको अगर हम 11th शेड्यूल के साथ पढ़ें तो ये क्या करता है, ये 271 को अमेंड करता है। ठीक है, कि भाई वहां पर जो है पहले क्या होता था कि अगर कोई, जैसे जो वाइंडिंग अप पहले कंपनी एक्ट में चलती थी, ठीक है ना, लेकिन जब ये 11th शेड्यूल आ गया इसका आईबीसी का, तो ये जो वाइंडिंग अप है वो वाले प्रोविजन वहां से काट करके इन्होंने यहाँ डाल दिए। ठीक है, हमने आईबीसी में भी पढ़ा था कि आईबीसी में दो तरह की वाइंडिंग अप आ गई, एक तो आ गई वॉलंटरी लिक्विडेशन, ठीक है, जो लिक्विडेशन प्रोविजन है, और एक आ गई ये इनेबिलिटी टू पे द डेट्स। इनेबिलिटी टू पे द डेट्स वो सेक्शन 10 में है, ठीक है ना, और ये जो वॉलंटरी लिक्विडेशन है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, वो सेक्शन 59 में। ये तो हम आईबीसी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि भाई इसमें हुआ क्या था, ये पुराना केस चल रहा था आईबीसी आने से पहले। तो आईबीसी आने से पहले हमें मालूम है भाई सेक्शन 271 में भी नोटिस देना पड़ता है अगर कोई कंपनी पेमेंट नहीं करे तो। अब जब ये आईबीसी आ गया तो इसमें क्या किया इन्होंने, सेक्शन 8 का नोटिस नहीं दिया, क्योंकि ये ऑपरेशनल क्रेडिटर था, किरूसा सॉफ्टवेयर जो था ये ऑपरेशनल क्रेडिटर था। अब इसने सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगा रखी है, लेकिन इसने सेक्शन 8 का नोटिस दिया नहीं। क्यों नहीं दिया, इसने सोचा नोटिस तो मैंने पहले ही दे रखा है सेक्शन 271 में, है ना। तो इन्होंने कहा नहीं भाई, यहां पर जब आईबीसी में आप आ गए हो तो आपको सेक्शन 8 का नोटिस भी देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा भाई फ्रेश नोटिस इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 8। तो मतलब चाहे आपने 271 का नोटिस दे रखा हो, लेकिन अगर आप आईबीसी में आते हो तो आपको आईबीसी वाले रूल्स देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन 8 का नोटिस भी देना जरूरी है, ये भी इन्होंने कहा। ठीक है, अब बात ये है कि भाई ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसको कैसे पता चलेगा कि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है अगेंस्ट दी प्रपोज्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। होता क्या है कि ये जो आईबीबीआई है अपना एक पैनल मेंटेन करती है इनके साथ, आईबीबीआई और एनसीएलटी के साथ शेयरिंग ऑफ पैनल होता है। ठीक है, ये कल भी हमने जब हम रेगुलेशंस पढ़ रहे थे उसमें भी ये बात पढ़ी थी कि दोनों अपना पैनल शेयर करते हैं। ठीक है, एक दो केस ऐसे भी आ गए, उसने कहा जी आपके पास तो पावर ही नहीं है एनसीएलटी के पास कि आईआरपी को आरपी को आप रिमूव भी नहीं कर सकते, आपको तो आईबीबीआई से पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई आईबीबीआई जब अपना पैनल शेयर कर रहा है हमारे साथ तो वो शेयरिंग ऑफ पैनल इटसेल्फ इज कंकरेंस ऑफ आईबीबीआई। अब बात यह है, इसमें वर्ड आता है अटेस्टेड, ठीक है ना, सेक्शन 8 में एक वर्ड आता है अटेस्टेड। तो अटेस्टेड होना किससे चाहिए, नोटरी से होना चाहिए, ओथ कमिश्नर से होना चाहिए, या सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो ये सेल्फ अटेस्टेड है। ये सारी बातें मैंने अपने आप से नहीं लिखी, ये केस लॉ में लिखी हुई हैं सारी। वेदर द फॉलोइंग कैन बी ऑपरेशनल क्रेडिटर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यस दे कैन आल्सो बी ऑपरेशनल क्रेडिटर। और जो वर्कमैन या एम्प्लॉई है वो दो तरह से अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, दोनों के लिए फॉर्म भी अलग अलग है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी और ज्वाइंट कैपेसिटी में भी। ठीक है, और उनमें से एक को वो ऑथराइज कर देते हैं। और फॉर्म 5 जो है ये कहता है कि भाई इट हैज टू बी फाइल्ड विद द रिक्विजिट फीस। ठीक है ना, तो वो फीस कितनी है वो भी आप देख लोगे। तो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं, ये क्वेश्चन आप जो है ये वहां से देख करके आप इसको कर सकते हो। अगला केस देखते हैं, धरनी शुगर एंड केमिकल्स। तो धरनी शुगर में क्या हुआ, धरनी शुगर में एक्चुअली आरबीआई सर्कुलर से रिलेटेड केस है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें जो धरनी शुगर एंड केमिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, इस केस में क्या हुआ, इनका एक आरबीआई का एक सर्कुलर था। आरबीआई का जो सर्कुलर था ना उसमें क्या था, इट वाज कंटेनिंग रिवाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। आपको मालूम होगा कि एक S4 करके सर्कुलर चला करता था। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि भाई उस सर्कुलर में था क्या, उस सर्कुलर में भी यही था कि भाई कोई अगर स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं तो उसका रेजोल्यूशन कैसे होना है। अब इन्होंने इस सर्कुलर को स्ट्रक डाउन कर दिया कि भाई दिस इज अल्ट्रा वायरस। ठीक है, क्यों ये सेक्शन 35AA से गवर्नड है। सेक्शन 35A जो है 35AA ये आया था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्लियामेंट इन 2017। इसमें क्या है कि ये सेक्शन 35AA क्या कहता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को ऑथराइज कर सकती है कि आरबीआई बैंक्स को कुछ डायरेक्शंस दे सकता है टू इनिशिएट एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर आईबीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डिफॉल्ट। ये इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डिफॉल्ट जरूरी है।
अब इन्होंने आरबीआई के सर्कुलर को इस केस में चैलेंज किया गया धरनी शुगर में। इसमें ये कहा गया कि भाई ऐसे है कि इसमें इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डिफॉल्ट बोला है 35AA में। इसमें ये नहीं बोला कि भाई आरबीआई जो है, आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने कहा भाई जितने भी आपके पास डिफॉल्ट वाले केसेस है ना, वो सबको आप आईबीसी में ले आओ। इस सर्कुलर में ये कहा गया। तो ये जो आरबीआई का सर्कुलर था ये चैलेंज हो गया कि भाई सेक्शन 35AA में कोई ब्लैंकेट पावर नहीं दे रखी कि भाई जिसको मर्जी आप आईबीसी में ले आओ। ठीक है, उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक असर्टेन करो केसेस डिफॉल्ट वाले, उनको ही लाओ आईबीसी में। ठीक है, ये जनरल ऑमनिबस सर्कुलर नहीं चलेगा मतलब। तो इसमें ये क्वेश्चन मेन बात क्या थी, वो ये कहा गया कि जो सेक्शन 35AA है, it does not empower RBI to issue directions for reference to IBC of all cases without considering specific default। तो उन्होंने कहा भाई स्पेसिफिक डिफॉल्ट आप देखो, स्पेसिफिक डिफॉल्ट देख करके ही आप जो है आईबीसी में ला सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ठीक है, देखो आरबीआई की रेगुलेटरी पावर है, हम इससे इनकार नहीं करते। ये नहीं कि आरबीआई के पास रेगुलेटरी पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी नेचुरली पावर है। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि आरबीआई को ऑथराइज करे, आरबीआई के पास पावर है कि बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दे। ठीक है, बट ये वाला जो सर्कुलर है ना, ये हम इस पूरे को ही अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट हैज बीन इशूड विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स जनरली। आपने जनरल सर्कुलर इशू कर दिया कि भाई जितने भी डिफॉल्ट वाले केसेस हैं सबको आईबीसी में लाओ। बैंकों ने क्या किया, सबके अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी शुरू कर दी, वहां तो अड़कम मच गया। अब कई केसेस ऐसे थे जिसमें सीआईआरपी भी आईआरपी भी अपॉइंट हो गए, समझ रहे हो। तो ये अल्टीमेटली जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, कहा यार ये तो सर्कुलर ही गलत है आपका। उन्होंने कहा भाई आप स्पेसिफिक डिफॉल्ट असर्टेन करो, स्पेसिफिक डेटर्स निकालो, उन पे लगाओ आईबीसी के, पूरे दुनिया पे आप आईबीसी लगा दोगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो जितने भी एक्शंस टेकन है ना, चाहे आपने आईबीसी प्रोसीडिंग शुरू भी कर दी तो वो भी खत्म। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता है, इसमें नोट शीट मूव होती है, जो भी केस चलता है ना, तो केस में क्या होता है, नोट शीट लगाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये अगर ये आप सिर्फ इसी वजह से, अगर आपके जो अप्रूवल है केस का वो इसी बेसिस पे है कि आरबीआई सर्कुलर ही बेसिस है, तो दिस विल नॉट सर्वाइव। ठीक है, अब कुछ जो की क्वेश्चंस अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। पहला तो ये है कि डज द जजमेंट अफेक्ट द इंडिविजुअल केसेस रेफर टू द आईबीसी बाय द बैंक इन व्यू ऑफ स्पेसिफिक आरबीआई डायरेक्शंस थ्रू द आरबीआई फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट। तो आरबीआई ने क्या हुआ कि जो फर्स्ट लिस्ट में और सेकंड लिस्ट में जो है वो कुछ क्राइटेरिया पर बेस किए थे। ठीक है, फर्दर आरबीआई हैड already been authorized by central government to issue directions to any bank to initiate an insolvency resolution process under IBC in respect of default। तो उन केसेस पे तो जो फर्स्ट और सेकंड लिस्ट वाले केस थे, जो स्पेसिफिक केसेस थे, उन पे तो ये जजमेंट नहीं, उनको ये जजमेंट इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब बात ये आ गई कि भाई इसमें जो ये पूरा का पूरा सर्कुलर स्ट्राइक डाउन होगा या सिर्फ मैंडेटरी रेफरेंस टू आईबीसी स्ट्राइक डाउन होगा। तो उन्होंने कहा ये पूरा का पूरा, अब भाई हम ऐसे नहीं कर सकते कि पार्ट सर्कुलर को विड्रॉ कर लें या पार्ट सर्कुलर को इनवैलिडेट कर लें। उन्होंने कहा ये पूरे का पूरा जो सर्कुलर है इसी को हम स्ट्राइक डाउन करते हैं। तो while it was possible for the Supreme Court to only invalidate the mandatory reference to the IBC that was stipulated by the RBI, the Supreme Court has struck down the entire RBI circular. Consequently, all the other provisions of the RBI circular, including preparing a resolution plan within 180 days, ठीक है, और the first date of default as applicable, minimum credit rating, ये सारे चीजें struck down हो गई। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसमें ये उठता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसमें क्या आरबीआई की रेगुलेटरी पावर्स के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरबीआई रेगुलेटर है। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर आर, यस वी एग्री दैट आरबीआई हैज गॉट ब्रॉड एंड एक्सपेंसिव पावर्स अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉर रेगुलेशन ऑफ बैंक्स। है ना, ये बैंकों को इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है ना, इंक्लूडिंग पावर्स टू इशू डायरेक्शंस फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स आउटसाइड द आईबीसी, लेकिन स्पेसिफिक डेटर्स के अगेंस्ट में, जनरल नहीं। ठीक है, तो द धरनी शुगर जजमेंट डज नॉट हिंडर द आरबीआई's powers to come up with a resolution framework for stressed assets except that the RBI cannot give a general direction
फॉर मैंडेटरी रेफरेंस टू द आईबीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स जनरली। जनरली आप रेफरेंस मत दो, आप स्पेसिफिक केसेस सर्टेन करो, उनको ले जाओ आईबीसी में, कोई दिक्कत नहीं। Large parts of the RBI circular can be reintroduced as they have sound regulatory basis for such measures. अब मान लो कोई रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट भी हो गया, उस केस में क्या होगा? ऐसा भी है ना भाई, आईबीसी में सारे केसेस चले गए थे, बैंकों ने फटाफट धड़ाधड़ एप्लीकेशनें लगा दी, तो उन्होंने कहा भाई अगर मान लो रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट भी हो गया, उसका क्या होगा? उन्होंने कहा उसको इफेक्ट नहीं करेंगे भाई, उसमें तो कॉन्करेंस से ही हुआ है ना। तो सिंस द रेजोल्यूशन प्लान्स दैट हैव ऑलरेडी बीन इंप्लीमेंटेड अंडर द आरबीआई सर्कुलर हैव बीन लार्जली डन ऑन ए कंसेंसुअल बेसिस, भाई उसमें तो आप अप्रूवल लेते हो सीओसी से, ठीक है ना। तो वी बिलीव दैट देयर इज सफिशिएंट बेसिस फॉर द कंसेंसुअल रेजोल्यूशन प्लान implemented to be unaffected by this धरनी शुगर। उनका ये जजमेंट से वो वाले केसेस इफेक्ट नहीं होंगे जहां पर रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट भी हो चुका है। लेकिन अगर उससे पहले कोई भी स्टेज है, मान लो आरपी अपॉइंट हो गया, आरपी अपॉइंट हो गया, सीओसी बन गई, वो सारी खत्म, ठीक है। तो इट वाज नॉट द इंटेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू अनडू कंसेंसुअल एक्शंस, ठीक है। तो क्रक्स क्या है धरनी शुगर जजमेंट का? क्रक्स ये है, इट इज अगेंस्ट आरबीआई मैंडेटरी रेफरल टू द आईबीसी in respect of debtors generally instead of specific cases of defaults. लेकिन क्योंकि रेजोल्यूशन प्लान जो इंप्लीमेंट हुए वो तो कंसेंसस से हुए थे, तो दे कैन कंटिन्यू, ठीक है। Will the judgment impact cases that have been initiated by banks under the IBC between March 1, 2018 and April 2, 2019? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो सिर्फ जिसका बेसिस सिर्फ आरबीआई सर्कुलर है वो स्ट्रक डाउन हो जाएंगे, दे विल नॉट सर्वाइव, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, इन केसेस वेयर बैंक्स हैव फाइल्ड द इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशंस नॉट सोनली बिकॉज ऑफ द मैंडेटरी रेफरल टू द आईबीसी रिक्वायरमेंट but in exercise of their respective independent legal right to proceed under the IBC, the same shall not be affected by the धरनी शुगर जजमेंट, ठीक है। अगर उसमें कोई इंडिपेंडेंट भी कोई लीगल राइट था टू प्रोसीड अंडर आईबीसी, तो वो सरवाइव करेगा, उसको वो इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जिसमें सिर्फ आरबीआई के सर्कुलर के बेसिस पे ही आपने प्रोसीडिंग शुरू कर दी, वो किसी भी स्टेज पे है, अगर इंप्लीमेंट हो गया तब तो बात अलग है, अगर इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो उससे पहले वाली सारी प्रोसीडिंग खत्म। अब इसमें यह भी क्वेश्चन आया कि जो पुराने वाला फ्रेमवर्क था, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स के लिए पहले वाला था, क्या वो चल सकता है? उन्होंने कहा नहीं, वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आरबीआई वाज विद इन इट्स पावर टू रिपील द प्रायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। और वो उन्होंने पहले वाला रिपील कर चुके हैं, S4 वाला, तो सेम विल नॉट रिवाइव ऑटोमेटिकली, ठीक है। चाहे आरबीआई जो ये नए वाला सर्कुलर अल्ट्रा वायरस हो गया, लेकिन ये मतलब नहीं जो S4 वाला सर्कुलर था वो रिवाइव हो जाएगा, वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली रिवाइव नहीं होगा, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर रेजोल्यूशन प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब आरबीआई में भी हड़कंप मच गया, ये पंगा हो गया। तो आरबीआई ने क्या किया, एक प्रेस रिलीज उसकी 4 अप्रैल 2019 को, उसमें ये कहा भाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है धरनी शुगर की, तो दे विल टेक दी नेसेसरी स्टेप्स, और वो एक नया सर्कुलर इशू करेंगे, ठीक है। अगली जजमेंट थी इसमें पायोनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ, ये केस था सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 सबसेक्शन F पर। ये हमें मालूम ही है कि जो होम बायर्स हैं, होम बायर जब शुरू में आईबीसी आया था तो था क्या, इसमें कंफ्यूजन था भाई। इन्होंने कहा भाई किसी ने मान लो कोई फ्लैट के लिए अप्लाई किया, उसने पैसे दे दिए, जब उसने वो पैसे दिए तो वो कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर तो है नहीं। शुरू में ये अंडरस्टैंडिंग थी 2016 में जब आईबीसी आया था कि भाई ऐसा थोड़ी उसने कोई लोन थोड़ी दे दिया, लोन तो नहीं दिया ना उसने, और ना ही वो ऑपरेशनल क्रेडिटर है। ऑपरेशनल क्रेडिटर ऐसे नहीं, ना उसने कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की है, तो ना तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ना ही वो ऑपरेशनल क्रेडिटर है। तो भैया आप सिविल कोर्ट में जाओ, ठीक है, या रेरा में जाओ और कहीं भी जाओ, यहां नहीं आ सकते आईबीसी में। ऐसी अंडरस्टैंडिंग इनिशियली थी। अब हुआ क्या कि अब जब ये सेक्शन 58F आया, 58F में ये कह दिया कि भाई इट हैज गॉट द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है।
तो उन्होंने कहा भाई कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरिंग में तो होम बायर भी कवर्ड है। तो अब इसमें क्वेश्चन ये हुआ कि भाई ये जो अपने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो होम बायर्स है इनको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का स्टेटस अलॉट कर दिया, ठीक है। भाई 58F क्या कहता है? 58F कहता है कि एनीथिंग विच इज गॉट द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरिंग वो दैट इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। तो 58F दोबारा देख लेते हैं एक बारी। एक मिनट, ये एक मिनट आप मुझे दें, ये मैं यहाँ चेंज नहीं कर रहा आपके लिए, मैं अपने आप देख रहा हूँ, बस आपको देख। तो देखो जी ये 58F क्या कहता है? 58F कहता है अमाउंट रेज्ड अंडर फॉरवर्ड सेल और परचेज एग्रीमेंट हैविंग द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है। ये 58F कहता है और इसमें एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट कर दिया गया। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया कि ये जो है एक्सप्लेनेशन 58F के नीचे ना 1 and 2 एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दी गई और उसमें ये कहा गया कि भाई ये जो होम बायर्स है ये आएंगे आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर में, लेकिन आईबीसी में जो है ना इट डज नॉट यूज द टर्म होम बायर। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अलॉटी इन अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी कौन सा? जो कि रेरा से अप्रूव्ड हो। ऐसे नहीं कि आपने कहीं कच्ची कॉलोनी में प्लॉट ले लिया तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाओगे अपना, वो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है उसमें ये कोई जरूरी नहीं कि रेजिडेंशियल ही हो, कमर्शियल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अलॉटी ऑफ कमर्शियल स्पेस आल्सो इज कवर्ड अंडर आईबीसी, लेकिन रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोजेक्ट आप इसमें ले लोगे। तो क्वेश्चन ये है यार, इन्होंने कहा भाई ये जो थे अपने बिल्डर्स, इन्होंने कहा भाई ये तो बात ठीक नहीं है, ये आप इसको यहाँ ला रहे हो, ये तो चीज ठीक नहीं है। एक मिनट, ये केस लॉ ये थे ना, हाँ यही है, ठीक है जी। तो अब ये नजर आ रही होगी मेरे ख्याल स्क्रीन मेरी आपको। ये धरनीश्वर वाला तो हो गया। ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? फोर्थ केस नजर आ रहा है ना, पायोनियर अर्बन। मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ, कई बार मैं ना डिफरेंट स्क्रीन खोलता रहता हूँ तो इसलिए मुझे कई बार पता नहीं चलता। तो ये पायोनियर अर्बन आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ हाँ सर, दिखाई दे ओके रहा है, ओके। तो 58F है। 58F क्या कहता है? इसमें क्या हुआ, बहुत सारे बिल्डर्स ने पिटीशन फाइल कर दी कि भाई ये जो आपने फाइनेंशियल क्रेडिट ये होम बायर्स को जो फाइनेंशियल क्रेडिटर वाला स्टेटस अलॉट किया है दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली नॉट वैलिड, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी पिटीशन जो बिल्डर ने फाइल की थी वो तो इसमें भी क्या होता था, एक बंदा भी पहुंच जाता था। भाई एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट में बाकी सारे खुश हैं, ठीक है, एक बंदे को कोई प्रॉब्लम है वो एप्लीकेशन लगा देता था, वो कहता था मैं तुम्हारी कंपनी बंद कराऊंगा। ये भी प्रॉब्लम आई इसमें, तो बिल्डर भी परेशान हो गए। लेकिन इन्होंने फिर बहुत सारी पिटीशनें फाइल की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये जो 58F है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि भाई जो डिले है इन कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स ये तो कॉमन फिनोमेना बन चुका है। बिल्डर तो बदमाशी करते हैं, काम कभी काम पे करते नहीं। आप पैसे तो उनसे ही लेते हो, होम बायर से ही, ठीक है ना। जो अमाउंट जो रेज्ड फ्रॉम होम बायर्स है इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू दी फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। भाई आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस किससे होता है? आप तो वहीं से अपना पैसा तो लगाता नहीं,
आप तो वही होम बायर से पैसा लेकर के ही लगाते हो। तो इट वाज important therefore to clarify that home buyers are treated as financial creditors so that they can trigger the IBC under section 7। उन्होंने कहा बिल्कुल सही करा इन्होंने कि होम बायर को जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर में ले आए कि भाई ठीक है, तुमने पैसे भी उनसे ले लिए, जब तुमने उससे पैसे लेके ही प्रोजेक्ट चलाया तो एक किस्म से उन्होंने ही तुम्हें लोन दिया देखा जाए तो इनडायरेक्टली, एंड दे कैन टेक देयर राइटफुल प्लेस ऑन द सीओसी, क्योंकि एक बार फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाए तो सीओसी में आ ही सकता है वो, ठीक है ना। तो व्हेन इट कम्स टू मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑन द फ्यूचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंपनी which is executing the real estate project in which the home buyers are ultimately to be housed। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स मनी इज रेज्ड फ्रॉम द अलॉटी। भाई पैसा आप लेते कहां से हो? बिल्डरों से पूछा, भाई तुम अलॉटी से ही तो पैसा लेते हो, और ये पैसा लेते भी टाइम के लिए हो, भाई 2 साल 3 साल में हम प्रोजेक्ट बना के देंगे, तो इट इज अगेंस्ट कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। एंड अमाउंट रेज्ड फ्रॉम अलॉटीज अंडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स दे आर सब्ज्यूम्ड विद इन सेक्शन 58F। उन्होंने कहा भाई एक्सप्लेनेशन तो बाद में आई है, ये एक्सप्लेनेशन 1 और 2 जो बाद में आई है, लेकिन 58F के अंदर ही पहले से ही शामिल था ये। अगर हम ये एक्सप्लेनेशन को ना भी पढ़ें, एक्सप्लेनेशन आई थी बाय वे ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, तो दिस पुट्स बियॉन्ड डाउट द फैक्ट दैट अलॉटीज आर टू बी रिगार्डेड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स विद इन 58F। तो उन्होंने कहा कि ओरिजिनली ही यही इंटेंशन थी, 58F में एक्सप्लेनेशन हमने बाद में इंसर्ट की है, लेकिन शुरू से ही हमारी इंटेंशन ये थी कि जो होम बायर्स हैं वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में आएंगे, ठीक है। अगला आर्सेनल मित्तल वाला केस है, ये भी काफी लंबा केस है, तो मेरे हिसाब से इसको हम कल करेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप ये चारों के चारों केसेस आप पढ़ना पूरे के पूरे, मैं सुप्रीम कोर्ट की पूरी जजमेंट भी ग्रुप पे डाल दूंगा, आप इसको ध्यान से पढ़ो, और आप ऐसे अपने मन में ये अज्यूम करो कि आप एग्जामिनर हो। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।